जय हिंद। क्लास 10th NCERT इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 देखते हैं आज। वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका एक एक लाइन पढ़कर हम लोग इसका नोट्स, शॉर्ट्स आंसर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉन्ग आंसर्स सभी करेंगे। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हमें कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ है। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती है। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविज़नों और प्रसंस्कृत फलों के रस तक हमारे बाज़ारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। आज के दौर में कैसे क्या परिवर्तन हो रही है उसका बारे में आज पढ़ेंगे। अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों की आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी करती है। निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उनके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर उन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में लाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटर के माध्यम से संचालन किया जाता है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों में अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं।
ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है जो उनके हितों का देखभाल करती है। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेशों को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेगी। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। संयुक्त उत्पादन में से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनों खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे, यहाँ पर यह खर्चीला हो गया है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीकों से उत्पादन नियंत्रित करती है। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों की निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनी से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा इन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। आओ इन पर विचार करें। एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड्स मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया।
वर्ष 2004 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 27,000 कारें बेच रही थी, जबकि 24,000 कारों का निर्यात भारत से दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको और ब्राज़ील किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। बाएं दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ें और प्रश्नों को उत्तर दें। इसका पढ़ने के बाद इसको देखिए प्रश्न क्या है नहीं है, इसके से आप सीखें। विदेशी, आगे टॉपिक है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। भारत में चीन के खिलौने। चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने का एक अवसर का पता चलता है, जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत के खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौने के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौनों को 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया है। अब भारत के बाज़ारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौने के प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौने के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं की हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादन एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। वैश्वीकरण क्या है? विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हैं। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। अधिक देश विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं विदेश निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रही है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों के आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में उनके प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का मुख्य कारण है, जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं के तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर, वस्तुओं को कंटेनर में रखा गया है, जिससे इन्हें जहाज़ों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों में पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग में से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी दूरगति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। यह सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई है। जैसा कि आप जानते हैं होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया है होगा, जहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेजा दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइनर तैयार करने का काम कंप्यूटर का किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायुमार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंकों को तत्काल किया जाता है। देखिए चित्र में जो दिया हुआ है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संक्षेप में आईटी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं का उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें यह बहुत अधिक पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तिका की छपाई ऐसी क्यों नहीं है। मैं अपने पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, यह छपाई मशीन आम भारतीय के लिए नहीं है। विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। हम भारत में चीनी खिलौने के अति आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौने का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाज़ारों में
इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से इनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौने निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात कर पर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए एक संगति है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसीलिए भारत के केवल अनिवार्य चीज़ें जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों के संरक्षण दिया है। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ में से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया है कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय के प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अतः विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है और विदेशी कंपनियों यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से भी जानी जाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन। हमने देखा है कि बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों की अपनी नीतियां उदार बननी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 150 देश विश्व व्यापार संगठन 2006 के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन कभी सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यापार में यह देखा गया है कि विकसित देशों में अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। व्यापार व्यवहारों का पर वाद विवाद। अपने अध्याय 2 में देखा है कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार में केवल 0.5% है। फिर भी अमेरिका का कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों की निर्यात
करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इसी भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमतों पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादकों को दूसरे देशों के बाज़ारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों की कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं। हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार और उद्योगों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं यहाँ काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अंदरपास क्षेत्र जिसमें हजारों एकड़ भूमि और जिसका स्वामित्व एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के पास है। आओ इन पर विचार करें। इससे क्वेश्चन को देखें अच्छे से। टॉपिक है अगला, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। विगत 15 वर्षों में भारत अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन में पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वे अनेक उत्पादकों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत की लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 15 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थ और जंग खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसा सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। हाल के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडार, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे रही है। अपने अध्याय 2 में देखा है कि संगठित क्षेत्र की कंपनियां को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियों अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानून में और अधिक लचीलापन की मांग कर रही है।
दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुए हैं। इन कंपनियों के नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों की ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाए हैं। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, इन्फोसिस आईटी, रैनबैक्सी दवाइयाँ, एशियन पेंट्स पेंट, सुंदरम फार्नर्स, नट और बोल्ट कुछ ऐसे भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपनी क्रियाकलापों का प्रसार कर रही है। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया जाता है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़े, प्रविष्टि, डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे नई सेवाओं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध है और विकसित देशों में निर्यात की जाती है। छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। बढ़ती प्रतियोगिता। रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि वे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर हॉन्शूर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल टैबलेटों, टेलीविजनों सहित अन्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। 3 वर्षों के भीतर यह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और इसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंधों को हटा दिया। उसके मुख्य ग्राहकों ने टेलीविज़न कंपनियां थीं जो टेलीविज़न सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जे थोक में खरीदती और विभिन्न टेलीविज़न सेटों का निर्माण करती है। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा से ने भारत ये टेलीविज़न कंपनियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। इससे उनमें से कुछ जब संधारित्र खरीदी थी तो वे इनका आयात करना पसंद करते थे, क्योंकि आयाती सामानों को कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। अब रवि वर्ष 2000 में विभिन्न संधारित्रों के निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता है और उसके लिए संयंत्र केवल 7 श्रमिकों द्वारा किए जा रहे हैं। चेन्नई में इसी व्यवसाय थे इस अपनी इकाइयां बंद कर रहा है। बैटरी संधारित, प्लास्टिक, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादकों एवं खाद्य तेल के उद्योग भी इकाइयां बंद हो रही है, जिसने चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। परंतु भारत में लघु उद्योगों की कृषि के बाद सबसे अधिक 2 करोड़ चिन्ह। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। प्रतिस्पर्धा में देखिए, जैसे अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को कंपनियों की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती है। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए
सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती है। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने के लिए कड़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती है। इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थानीय आधार पर रोजगार देते थे, वहीं थे अब अस्थायी रोजगार देते हैं, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। इसीलिए हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों का न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया है। कपड़ा श्रमिक 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। जब वह एक अस्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा पर भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दोगुनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक में अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो रही थी तो 6 माह तक रोजगार की तुलना करने के लिए अंततः उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर तक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाते हैं। वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती है और शाम 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसीलिए वे कम वेतन भी देते हैं। उपरोक्त कार्य परिसंपत्तियों और श्रमिक की कठिनाइयाँ भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं को सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिसंपत्तियां संगठित क्षेत्र के समान होती जा रही है। संगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है जिसका वह पहले उपभोग करती थी। आओ इन पर विचार करें, इसको देखिए, अच्छा से पढ़िए। आगे टॉपिक है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। उपर्युक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। सीमित कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को भारत में हिस्सा नहीं मिला है। चूँकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहती है। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है। जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और सरकार को अपने अधिक
कार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक प्रतिस्पर्धा के समय सक्षम न हो जाएं। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों को उपयोग कर सकती है। यह न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलाकर लड़ना होता है। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिस्पर्धा के विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और संगठित हैं। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सारांश: इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेशी विनिवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज रही है जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हैं। परिणामस्वरूप उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा सकता है। देशों के उत्पादन की संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण के व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण की सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ताओं और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं। परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों से भी सभी को बेहतर हिस्सेदारी मिली है। अब हम अभ्यास के प्रश्न देखते हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। निम्न में से किस को वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है? आंसर है कृषि क्षेत्र में। घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना कहलाता है। आंसर होगा ए, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाती है। आंसर है बी, विकसित देशों के लोगों को। वैश्वीकरण और इसकी निराशा पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है सी, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। टेलीकम्युनिकेशन का भाग इसमें से कौन है? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। टेलीग्राम, फैक्स, टेलीफोन। अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है? इसका आंसर होगा डी, 1%। भारत में फोर्ड मोटर कंपनी कब आई? आंसर होगा बी, 1995। वैश्वीकरण के लोगों के जीवन स्तर में सुधार में मदद की है। इसका आंसर होगा बी, विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर वैश्वीकरण ने प्रोत्साहित किया है। इसका आंसर होगा ए, पूंजी प्रवाह। वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 11 में है, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। इसका आंसर है बी, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश का। 12, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। आंसर होगा बी, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। अति लघुत्तरीय प्रश्न में उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। निवेश किसे कहते हैं? भूमि, भवन, मशीनों और अन्य उपकरणों आदि परिसंपत्तियों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा की निवेश कहते हैं। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? हमारी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना है, वैश्वीकरण कहलाता है। विदेश व्यापार के उदारीकरण से क्या आप समझते हैं? विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों को हटाने के लिए प्रक्रिया है, विदेश व्यापार का उदारीकरण कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह हैं जो
से जानकारी अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व पर या नियंत्रण रखती है। इंटरनेट से क्या आप समझते हैं? इंटरनेट द्वारा आप सभी प्रकार की जानकारियाँ जिन्हें आप जानना चाहते हैं आप एकदम प्राप्त कर सकते हैं। 7वां है व्यापार और उद्योग से क्या लाभ है? इसके द्वारा कोई भी सरकार अपने नव विकसित उद्योगों को विश्व की प्रतिस्पर्धा में बचा सकती है। व्यापार और उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? व्यापार और उदारीकरण सरकार के हाथ में एक हथकड़घा हुआ है जिसका परिणाम स्वरूप उसके करके वह आयात और निर्यात में संतुलन बनाए रख सकते हैं। कंटेनरों से आप क्या लाभ हो रहा है? कंटेनर के द्वारा कारण जहां ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है वहीं माल की बाज़ारों पर पहुंचाने की गति भी काफ़ी वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य लिखें। विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य हैं। पहला है विश्व व्यापार संगठन का स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित देने के लिए की गई है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा है। बी, विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप से विकास में मदद करता है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व एकल बाजार बन जाता है। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के रूप में व्यापार के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण पर परस्पर संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से वर्ष पर निर्भर हो जाती है। देश के बाहर के उत्पादक भारत में अपने वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और बिक्री कर सकते हैं। हम भी अब अन्य देशों में अपने वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और बिक्री कर सकते हैं। श्रमिक भी एक देश से दूसरे देश आवागमन कर सकती हैं। विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का मुक्त प्रवास टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह। 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति के लिए बनने के बाद भारत वैश्वीकरण को प्रोत्साहित मिला है। श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को निम्न प्रकार से मदद करेगा। अस्थायी रोजगार कंपनियां श्रमिक को अस्थायी रूप से रोजगार में लगाएगी ताकि उन्हें श्रमिकों को पूरे वर्ष भुगतान न करना पड़े। इससे उनकी लागत कम होगी। अवकाश का अवसर नहीं है। श्रमिकों से आधे घंटे और व्यस्त मौसम में नियमित रूप से रात में भी काम कराएगी। इस प्रकार से श्रम लागतों में कटौती कर अधिक लाभ कमाएगी। अधिक काम कम वेतन वे अधिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों को कम मजदूरी देगी और अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए बाध्य करेगी, क्योंकि श्रमिक के पास काम करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। सुविधाओं की कमी, उन्हें प्राइवेट फंड, छुट्टी के दिन का भुगतान, स्वास्थ्य सीमा, पेंशन, अतिरिक्त घंटों का दोगुनी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां में ऐसे स्थानों की तलाश में रहती है जहां उनके उत्पादन की लागत कम हो और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। विभिन्न देशों के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश लगातार वृद्धि हुई है। विदेशी लागत बड़ा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है। संबंधों को तेजी से बढ़ा रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादों में काफ़ी तेज़ी से एकीकरण हो रही है। कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और साथ ही नई और उन्नत प्रौद्योगिकी लाती है। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है?
तो इसका है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन वहाँ प्रारंभ करती है जहाँ मंडियाँ नज़दीक है, जहाँ उत्पादक बिक सके, सस्ता एवं कुशल श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारकों में उपलब्धता सुनिश्चित हो, सरकारी नीतियाँ उदारीकरण के पक्ष में हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों के बीच के कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से अर्थात साझेदारी से उत्पादन प्रारंभ करती है। इससे उन्हें वहाँ के देसी बाजार में पहचान मिलती है। वे आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का उपयोग करती है। आगे वह वस्तुएं अपने ब्रांड के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बेच देती है। वह अपने नाम के साथ स्थानीय कंपनियों का भी नाम रखती है या स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा रखती है। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन का व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। उपभोक्ता उत्पादों एवं श्रमिक पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं है। इसके कुछ प्रभाव धनात्मक हैं तथा कुछ ऋणात्मक हैं। धनात्मक में है शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव लाभप्रद है। कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों को भी इसका प्रभाव धनात्मक होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति करने से स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा एंट्री, लेखांकन, प्रशासनिक कार्य और इंजीनियरिंग सेवाएं इससे प्रभावित हुई है। वैश्वीकरण से कुछ बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां के रूप में उभरने की सक्षम बनाया है। ऋणात्मक पक्ष है, छोटे निर्माताओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कई छोटी इकाइयां बंद हो गई, जिससे वहाँ काम करने वाले बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। छोटे एवं कुटीर उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण के किस प्रकार करता है, व्याख्या कीजिए। व्यापार का अवसर या उत्पादनों को अपने देशों के बाजारों में भी अपने वस्तुओं का सेवाएं बेचने का अवसर प्रदान होता है। चुनाव का अवसर यह क्रेताओं के लिए भी वस्तुओं एवं सेवाओं के चुनाव का विस्तार एवं आयातित वस्तुओं जिन वस्तुओं का उत्पादन देश से बाहर हुआ है सिर्फ चुनाव का अवसर उपलब्ध कराता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत दो दूरस्थ देशों के बाजारों में समान वस्तुओं की कीमतें बराबर होती है। प्रतियोगिता भावना, दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से निकट प्रतिस्पर्धा करते हैं। गुणवत्ता के वरीयता, विदेश व्यापार के उदारीकरण के फल स्वरूप विदेशी कार निर्माता भारतीय बाजार में भारतीय और विदेशी कारों के बीच प्रतिस्पर्धा में विदेशी कार बेहतर साबित हुए हैं। इसीलिए भारतीय क्रेताओं को कम कीमतों पर कारों के व्यापक चुनाव अवसर मिला है। इस बात में कोई भी शतक या 99% विदेशी व्यापार का क्या लाभ है, इसका देखते हैं। कब विदेशी व्यापार के कारण देश के उत्पादक वर्ग के माल दूर दूर से देशों के बिक्री के लिए भेज सकता है। यदि उनका माल अच्छा और सस्ता हो तो विश्व के बाज़ारों में उनके माल की मांग कई गुना बढ़ सकती है। उसके नाम में भी चार चांद लग जाते हैं। विदेशी व्यापार के परिणाम स्वरूप ब्लैक मार्केट या काला बाजार का डर नहीं रहता, क्योंकि विश्व बाजार में चीज़ें खुलेआम मिलने लगती है। ग्राहकों के विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ होता है। विदेशी व्यापार के कारण बाजारों का विस्तार में विदेशी व्यापार के कारण बाजारों का विस्तार हो रही है, जिससे अतिरिक्त उत्पादन का विदेशी मंडियों से आसानी से बेचा जा सकता है। 8वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार के विदेशी निवेश पर आरोप लगाने के लिए कारण क्या थे और उद्योगों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। प्रारंभ में विदेशी घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। भारतीय उद्योग 1950 एवं 60 के दशक में अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। इस अवस्था में आयातों से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को विकसित नहीं होने देती, यही कारण है।
कि भारत सरकार है आया तो को केवल मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम जैसे आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित रखा और विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर विरोध करना। व्यापार और निवेशक नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायकता पहुंचाते हैं? तो इसका है कि सहायता पहुंचाने वाले के लिए एक दूसरे की वस्तुओं सेवाओं का आवागमन सरल हो जाता है। विदेशी निवेश में वृद्धि में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। नई एवं उन्नत प्रौद्योगिकी का आवागमन से गुणवत्ता में सुधार होता है। बेहतर आय, बेहतर रोजगार का या बेहतर शिक्षा की खोज में विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन शुरू हुआ है। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसमें है बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अन्य कंपनियां। यह एक अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। यह उन देशों में उत्पादन हेतु कारखानों या कार्यालय स्थापित करती है जहां इस श्रम एवं अन्य संसाधन सस्ते मिलते हैं। चूँकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अंतर उत्पादन की लागत कम होती है, इसीलिए यह अधिकतम लाभ कमाती है। अन्य कंपनी यह एक देश के भीतर ही उत्पादन का स्वामित्व नियंत्रण रखती है। इसके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है इससे पास अधिक लाभ हो। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचता है? इस प्रकार व्यापार और निवेश का उदारीकरण में निम्न प्रकार मदद होती है। एक देश से दूसरे देशों को वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन सरल हो जाता है। विदेशी निवेश में वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। नई एवं उन्नत प्रौद्योगिकी को आवागमन और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। बेहतर से बेहतर रोजगार या बेहतर शिक्षा की खोज में विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन शुरू हुआ है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो यह एक संस्था है जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों को उदार बनाती है। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व व्यापार संगठन को प्रमुख उद्देश्य विश्व के बढ़ावा देना होता है। इसीलिए स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। 1947 से 1994 तक गैट व्यापार समझौते करने हैं। समझौते करने की एक जनसभा थी। 1995 में गैट विश्व व्यापार संगठन बन जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उस देश में समानता में खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो। विश्व व्यापार संगठन के झगड़ों का निपटाना है। विश्व व्यापार संगठन विकसित तथा अल्प विकसित देशों को प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह कुछ नियम एवं शर्तें बनाता है जिन्हें सभी सदस्यों को अपनाना पड़ता है। उदारीकरण निजीकरण के अंतर लिखिए। उदारीकरण एक व्यापक अवधारणा है। उदारीकरण विकास के हर क्षेत्र में लागू की जाती है। उदारीकरण निजीकरण का अंग नहीं है। उदारीकरण में शासकीय नियंत्रण के अधीन उद्योगों के पूर्ण रूपेण विकसित करने की अवसर प्रदान किया जाता है। उदारीकरण में औद्योगिक विकास सार्वजनिक लाभ की भावनाओं को ध्यान में रखकर अपनाया जाता है। उदारीकरण लोगों के समय आधुनिकीकरण एवं विस्तार सुनिश्चित करने के महत्व किया जाता है। निजीकरण एक संकुचित अवधारणा है। निजीकरण विकास के हर क्षेत्र में आसानी से नहीं अपनाया जाता है। निजीकरण उदारीकरण का अंग है। निजीकरण में पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण हेतु व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होता है तथा लाभ हानि स्वयं वहन करता है। निजीकरण में औद्योगिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ की भावना प्रमुख है। उद्योगों में आधुनिकीकरण का विस्तार तो निजीकरण का द्वारा किया संभव है। उदारीकरण का क्या आशय है? आर्थिक सुधारों के अधीन अर्थव्यवस्था के उदारीकरण हेतु
कौन सा उपाय अपनाए गए हैं। उदारीकरण के प्रतिबंधों को ढील में से बरतते हैं। सरकार औद्योगिक नीति, श्रम आयात नीति, कर नीति इत्यादि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग उत्पन्न तथा वितरण में प्रतिस्पर्धा को हटाती है। उसे उदारीकरण की नीति को कहा जाता है। आर्थिक सुधारों के अधीन अर्थव्यवस्था को उदारीकरण निम्नलिखित उपाय अपनाया जाता है। लाइसेंस तथा पंजीकरण के परिसंपत्ति एकीकरण, एकीधिकारी कानून में छूट, कानूनों का उत्पादन का स्थापना, खुले बाजार की प्रकृति, निजीकरण से आप क्या समझते हैं और मुझसे उद्देश्यों का वर्णन करें। निजीकरण का निम्नलिखित उद्देश्य है अर्थव्यवस्था के विभिन्न आवश्यकताओं हेतु विभिन्न संसाधनों की जुटाना, प्रबंधन की प्रयोगता का क्षमता उत्पन्न करना, राष्ट्रीय आवश्यकता से परमाणुता के अनुरूप निजी क्षेत्रों की कंपनियों को सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र के साथ लाभान्वित करना, नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करना तथा आयात स्थापित क्रिया को बल देना, समुचित तकनीकी के प्रचार, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण तथा उद्योगों के विकेंद्रीकरण हेतु औद्योगिक शोध एवं विकास कार्यालयों का विस्तार करना, विदेशी ऋण को घटाना, वित्तीय स्थापना में वृद्धि करना, उत्पादकता में वृद्धि करना। भारत में वैश्वीकरण को प्रोत्साहन करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो भारत में वैश्वीकरण के निम्नलिखित प्रोत्साहित किया जा सकता है। वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होता है, जिसके कारण भारत में विकासशील देश बिना विदेशी ऋण प्रस्तुत अपने विकास हेतु पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। वैश्वीकरण से भारत जैसे विकासशील देशों में उन्नत देशों द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी को प्रयोग में समाप्त करना चाहते हैं। वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों की विकसित देशों में अपनी उपज का निर्यात करने की पहुंच तक का विस्तार करता है। वैश्वीकरण से ज्ञान की तेजी से प्रचार होता है, जिसके कारण भारत सहित विकासशील देशों में अपने उत्पादन और उत्पादकता के स्तर को उन्नत कर सकते हैं। वैश्वीकरण उत्पादकता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करने के लिए गति प्रदान कर सकता है। वैश्वीकरण में सूचक प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति हो सकती है। वैश्वीकरण को विकास हेतु टेक्नोलॉजी प्रगति एवं उत्पादकता में वृद्धि का इंजन माना जाता है। वैश्वीकरण में परिवहन एवं संचार लगाते कम ही जाती है। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया या नई आर्थिक नीति में कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती है, वर्णन करें। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया या नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाई जाती है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था की जगह आर्थिक उदारता की नीति अपनाई गई। कठोर लाइसेंस व्यापार को समान कर दिया गया है। 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है। केवल भारत शराब, सिगरेट तथा रक्षा उपकरण, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोटक एवं औद्योगिक ही लाइसेंस के क्षेत्र में छोड़ दी जाती है। उद्योगों के अपना विस्तार एवं उत्पादन करने की स्वतंत्रता दी गई है, जिसके लिए उन्हें किसी पूर्व सरकारी संस्कृति की आवश्यकता नहीं है। NRTP एक्ट के तहत के अंतर्गत होने वाली कंपनियों को छूट दी गई है तथा निर्धारित पूंजी निवेश सीमा ही समाप्त कर दी गई है। अधिकतम को प्रोत्साहन दिया गया है, इसके लिए उच्च तकनीकों के लिए बल दिया गया है। बैंकों को स्वयं ही ब्याज दर निर्धारित करने की आज़ादी दे दी गई है, जिससे वह भारतीय रिजर्व बैंक में परामर्श एवं अनुपत्ति की जरूरत नहीं रही। भारी घाटे के लिए चले सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व पर सरकारी न होकर निजी क्षेत्र के रूप में सौंपी गई है। ऐसे ही एकेडमिक क्वेश्चंस जो आपको इस चैनल के माध्यम से डेली कोई चैप्टर का पब्लिश होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और
हो सकता है तो जितना बच्चे को लाभ हो उतना बच्चों को शेयर करें और इसके बारे में बताएं, ताकि अधिक से अधिक बच्चा इसका लाभ उठा सके। और आप सभी अच्छे से पढ़िए ताकि आप 95+ लाइए और अपने माँ बाप गुरुजनों को सर ऊंचा करवाइए और शान से अपने रहिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद।